नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। पहले गाना सुनिए उसके बाद पढ़ाई होगा यार। ठीक है। हमको तरसाए साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। चलिए, तो आप लोग भी बीच बीच में गाना वाना गाते रहिएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई होता रहेगा, माइंड फ्रेश सबसे जरूरी है। ठीक है। अरे भाई जल्दी से आ जाओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी पेपर हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो वीडियो लोड हो रहा है, तब तक से मैं बता देता हूँ। एसी पेपर इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड कोर पेपर। ठीक। हाँ, तो आ जाइए। सिम सिम खुल जा, सिम सिम कहाँ गया? ये है सिम सिम। तो एसी पेपर हिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं, देख लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया, ओपन हो जाओ। ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका एसी पेपर हिस्ट्री करवाएंगे। चलिए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और आप लोग की क्लास शुरू किया जाए। ठीक है। थोड़ा सा बुखार बुखार लग रहा है, जाऊंगा थोड़ा टाइफाइड चेक करवा लूंगा यार। ठीक है। चलिए, एक बार अगर टाइफाइड हो जाता नहीं किसी को, तो सच बता रहे हैं उसका ना फिर बार 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 रिपीट करते रहता है। थोड़ा सा भी कुछ खा लीजिएगा उच्चाट जाता हूँ। चलिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा गिलोई खा के। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? एसोसिएटेड कोर पेपर हिस्ट्री। ये आपका सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा ये पेपर। तो एसोसिएटेड कोर पेपर हिस्ट्री, इसमें पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अर्ली टाइम टू 650 एडी, मतलब कि समय की शुरुआत से लेकर के 650 तक का इतिहास पढ़ना है। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। एक्सटर्नल एग्जाम में कितना लाना होगा? 30 नंबर। 75 का जो एग्जाम होगा इसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक। और जो इंटरनल एग्जाम होता है 25 नंबर का, इसमें आपको 10 नंबर लाना होगा। दोनों जोड़ के होता है 40 नंबर। ठीक है। बोलिएगा इसमें अगर हम 25 लाएंगे और इसमें अगर हम 15 लाएंगे, अति हाँ, तो भी तो हम मान लीजिए इसमें हम 25 लाएंगे, इसमें 15, तो अभी तो 40 हो जाएगा। पास हो जाएंगे? नहीं, अब पास नहीं होगा। इसमें पास हो जाइएगा, इसमें 10 से ज्यादा है, लेकिन इसमें 30 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात आता है यहाँ पे पढ़ना क्या है भैया, ये भी बता दीजिए। तो पढ़ना आपको देखिए यूनिट वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है आपका स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पत्थरों का समय। स्टोन मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। काल मतलब समय, यानी कि पत्थरों का समय। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इस सबको पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और एक आता है कॉपर एज, ताम्रपाषाण काल, उसको भी पढ़िएगा। ठीक है, स्टोन कॉपर एज, कैल्कोलिथिक भी पीरियड बोलते हैं इसको, ताम्रपाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर पढ़ना है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या पढ़ना है? वेदों के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जिसमें वेदों की रचना होती है, आर्य आते हैं भारत में। फिर पढ़ना है बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। देन पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो महाजनपद। ठीक है, और मगध साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है। मगध महाजनपद, पहले 16 को महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, और मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। फिर पढ़ना है क्या है आपका? एक मिनट। हाँ। पढ़ना क्या है अगला? तो मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ठीक है। फिर पढ़ना है आपको मौर्य साम्राज्य में जितने भी आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक, यानी कि मंदिर बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं, शिलालेख बनते हैं, इसके बारे में। फिर पढ़ना है आपको मौर्य साम्राज्य का अंतिम जब हो जाता है, इसके बारे में। ठीक है। और जो युद्ध होता है इंडो ग्रीक, ठीक, भारत यूनानी युद्ध होता है ना, वो यूनानी युद्ध के बारे में पढ़िएगा। कुषाण वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। फिर पढ़ना है आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त काल। ठीक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, श्रीगुप्त के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़िएगा और आर्किटेक्चर के बारे में, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़िएगा। इतना पढ़ेंगे आप इस पेपर में, इतना ही क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है, मैं चलिए फटफटाई क्वेश्चन आंसर करता हूं। तो पूरा पाषाण काल क्या है? देखिए, पाषाण काल किसे कहते हैं इसको जानिए। पाषाण काल मनुष्य के समय का शुरुआती समय, एकदम हम लोग क्या बोलते हैं, आदि मानव किसको बोलते हैं? आदि मानव। आदि मानव मतलब वह व्यक्ति जो जंगलों में रहता था, पत्थरों से मार मुर के, ठीक है, जंगल के जीवों को काट कूट के खाता था कच्चा। ठीक है।
सबसे स्टार्टिंग समय की शुरुआत पाषाण काल से होती है। ठीक है, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, पेड़ों जंगली जानवर को मार काट के खाता था। ठीक है, तो उसी को पाषाण काल बोलते हैं। क्यों पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय मनुष्य के अधिकतम काम पत्थरों से होते थे। जैसे बताइए भैया, जैसे मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहते थे और कंदराओं में रहते थे। गुफा और कंदरा, जो पत्थर का गुफा होता है उसको कंदरा बोलते हैं। ठीक है, कंदरा भी बोला जाता है, पत्थर का कुआं जैसा गुफा होता है। तो गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, पत्थर से बने। मनुष्य पत्थर के औजार बनाया करते थे। मनुष्य पत्थर से आग जलाया करते थे। मनुष्य पत्थरों से ही शिकार किया करते थे। मतलब मनुष्यों का मैक्सिमम काम पत्थरों से शुरू होता था। ठीक है, तो इसलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। यह प्राचीन पाषाण युग है जिसमें मनुष्य कच्चे पत्थर के औजार का प्रयोग करता था। अब पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक आता है पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना वाला। ठीक है, पूरा पाषाण काल। एक आता है बीच वाला जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। एक आता है नव पाषाण काल। ठीक है, और फिर एक आता है ताम्र पाषाण काल। चार को बांट दीजिएगा, लेकिन जनरली तीन होता है, चौथा वाला को थोड़ा सा अलग माना जाता है, ताम्र पाषाण को। ठीक है, चलिए, तो पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन पाषाण काल है जिसमें मनुष्य कच्चे पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया और शिकार करता था। ठीक है, और पत्थरों की गुफाओं में रहता था। मध्य पाषाण काल का अर्थ है यह पाषाण काल मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है, यह आपको भी मालूम है। ठीक है, जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के औजार के साथ साथ पत्थरों से आग जलाना सीख लिया था लगभग लगभग। ठीक है, और फिर मीट को सेक के खाने लगा था। नव पाषाण काल का अंतिम समय है। ठीक है, और इसमें मनुष्य कृषि चालू कर दिया था, पहिए का आविष्कार किया था, और मनुष्य एक जगह पे रह के खेती करना शुरू कर दिया था नव पाषाण काल में। ठीक है, खेती करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे डेवलप होते गया ना भाई, मनुष्य का दिमाग बढ़ते गया। ताम्रपाषाण काल, यह क्या है? ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक पीरियड, यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, तांबे के बर्तन बनाने लगे उन्होंने, मनुष्यों ने तांबे के औजार बनाने लगे। नेक्स्ट, अब आता है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ। तो आप सब 12th क्लास में पढ़ चुके हैं अगर आपका हिस्ट्री है तो। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जब 1921 में अंग्रेज लोग रेल बिछा रहा था भारत में। मतलब उस समय भारत पाकिस्तान दोनों एक था। ठीक है, तो उस दरमियान क्या हुआ कि जब रेल बिछा रहा था पटरी का, तो पटरी के नीचे बहुत सारा ईंटा निकलने लगा, ईंट। अब जब उसको खोदा गया तो बहुत ईंट निकलने लगा। क्या बात है भाई, पूरा खोदा पूरा खोदा, पता चला कि नीचे में पूरा पूरा एक गांव बसा है। ठीक है, तब 1921 ईस्वी में राय बहादुर, ठीक है, और दयाराम साहनी, इन सभी ने मिलकर किसकी खोज की? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज लोग खोज रहा था, ठीक है, तो जिस स्थान की पहली खोज की गई उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, जिस स्थान के सबसे पहले खोज हुआ उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यह कब पुरानी सभ्यता है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक की यह सभ्यता पुरानी है। ठीक है, चलिए, और भारत की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता कही जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, देखिए मैं अभी यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर को केवल दिखाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, चित्र लिपि, चित्र के जरिए उनको समझा जाता था। अभी तक अपठित है, मतलब अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है उस लिपि को। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो इसका प्रमुख नगर था। मोहनजोदाड़ो नाम से एक मूवी आई ऋतिक रोशन की, देख लीजिएगा, मूवी का नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्या है ये? तो ये जो है ना, मेरा साइकिल का हवा खोल रहा है यार, ऐसा लग रहा है। तो ये राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, एक मिनट में देख के आ रहा हूँ, लगता है क्या बताऊं, कमीने कमीने दोस्तों से पाला पड़ा है। कभी साइकिल को बाथरूम में घुसा देता है, कभी हवा खोल देता है यार, कभी बाहर से रूम को लॉक कर देता है। ठीक है, तो दोस्त कमीना ही होता है ना।
ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद है, आपको मालूम है 4 गो वेद है। ठीक, और चारों वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। अगला जाता है वैदिक समाज में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो वैदिक समाज में 4 गो वर्ण है। देखिए, ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा के मुख से माना जाता है। क्षत्रिय, जिसे ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पत्ति माना जाता है। वैश्य, जिसमें ब्रह्मा की क्या बोलिएगा, नाभि से जन्म माना जा रहा है इसका। और शूद्र, जिसको ब्रह्मा के पैर से इसकी उत्पत्ति माना जा रहा है। ये सब मिथक है, केवल झूठ है, फरेब है। ठीक है, इसको मैं नहीं मानता हूं और आपको भी नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण अमीर है, ऊंचा जात का है, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं अमीर हूं, आप शूद्र हैं तो आप गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब हम लोग जाति में समान है, हम लोग की वैल्यू समान है। देखा जाता है कि व्यक्ति कर्म से कितना महान है। ठीक है, कर्म मायने रखता है। आप किस समाज में पैदा हुए ये मायने नहीं रखता है, आपका कर्म कैसा है ये मायने रखता है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो ये सब पहले जमाने के माना जाता था, बाकी मैंने बता दिया। ब्राह्मणों को पढ़ाने का काम मिलता था, केवल पढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। क्षत्रिय को रक्षा का काम करता था, ये सैनिक बनते थे, राजा बनते थे। वैश्य जो है बिजनेस का काम किया करता थे, और शूद्र जो है लोगों की सेवा का काम किया करते थे। ठीक है, तो ये 4 गो, इसके बारे में हो सकता है डिटेल में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे वैदिक काल। वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो वैदिक काल में मुख्य रूप से लोग कृषि करते थे और पशुपालन क्या करते थे, खेती और गायों को पालना। ठीक है, अब आता है जैन धर्म। तो आपको मालूम है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। हालांकि जैन धर्म में 24 गो साधु हुए, 24 गो संत हुए, जिसको तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म में कितने संत हुए? 24। ठीक है, और हमारे झारखंड में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा स्थल है पारसनाथ। ठीक है, मैं गया हूँ, पूरा का पूरा वीडियो भी डाला हूँ यूट्यूब पे, लगभग आधा घंटा का। ठीक है, तो पारसनाथ क्या है? एक जैन तीर्थ स्थल है। 24 गो जैन धर्म का तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ये महावीर, भगवान महावीर। ठीक है, और जैन धर्म क्या है? तो हिंदू धर्म का एक भाग है। ठीक है, पहले संस्थापक थे ऋषभ देव। हालांकि ऋषभ देव को बाद में नहीं, बल्कि ऋषभ देव को मतलब मूल संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ऋषभ देव को प्रथम संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के नाम से ही वर्धमान है, इनका ही नाम वर्धमान है, और इन्हीं के नाम पे ट्रेन भी चलती है, हटिया वर्धमान एक्सप्रेस, हटिया रांची से। ठीक है, हटिया मतलब रांची के ही आगे में थोड़ा सा एक स्थान है, उसी को हटिया बोलते हैं। ठीक है, तो हटिया वर्धमान एक्सप्रेस एक जो कि बंगाल तरफ जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जिस तरह से जैन धर्म के संस्थापक हुए महावीर स्वामी, उसी तरह से बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का एक नारा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, हे बुद्ध मैं आपकी शरण में आता हूँ, हे बुद्ध मैं आपके धम्म की शरण में आता हूँ, हे बुद्ध मैं आपके संघ की शरण में आता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 16 महाजनपद। 16 महाजनपद क्या था? महाजनपद मतलब होता है राज्य, सिंपल भाषा में। तो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद था, मतलब 16 गो बड़ा बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य था मगध। वर्तमान मगध की बात करें तो बिहार, झारखंड और यूपी और बंगाल का कुछ एरिया मगध के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और मगध जो है बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा महाजनपद। ठीक है, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, पटना, वही बिहार की राजधानी पटना, उसी को पहले मगध की राजधानी कहा जाता था, पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इसके बाद क्या हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो बने थे ये चाणक्य की सहायता से बने थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने? संस्थापक बने। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। बिंदु यहाँ पे टिक लगा देते हैं, बिंदु पॉइंट, इसको सार कर देते हैं। झारखंड में गाली है सार, दूर सार, भाग सार हम लोग बोलते हैं। तो सार, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और इसका बेटा होता है अशोक। यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। ठीक, बिंदुसार इसका पुत्र होता है, और इसका पुत्र होता है अशोक, जिसे महान के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। ठीक है, और अशोक को पूरे भारत का सबसे महान राजा कहा जाता है। कलिंग का युद्ध अशोक के समय में ही लड़ा गया था। ठीक है,
अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में वर्णित है? तो अशोक का शिलालेख प्राकृत भाषा में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की, और गुप्त वंश का सबसे महान राजा बनते हैं समुद्रगुप्त। कौन बनते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शिका भी कहा जाता है। ठीक, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कई बार बीना बजाते हुए भी देखा गया है, किसी किसी सिक्के में दिखाया गया है समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन किन साम्राज्य के थे? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। ठीक है, पुष्यभूति वंश के थे हर्षवर्धन, बहुत महान राजा थे। और हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की भारत में। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है पाषाण युग का विस्तार से वर्णन करें। तो देखिए मैंने बता दिया स्टोन एज, इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल। ठीक, फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक, मिडिल स्टोन एज या मीजोलिथिक, फिर आता है नव पाषाण काल जिसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं या न्योलिथिक। ठीक है, और इसी को आप पाषाण काल में भी ताम्र पाषाण को भी जोड़ सकते हैं। ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं को लिखें या ताम्र पाषाण काल क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा मन नहीं भर रहा तो इसमें भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लगभग लगभग सेम है। जब मनुष्यों ने पत्थर का तो बर्तन बना ही लिया, मिट्टी बना लिया, औजार बना लिया, उसके बाद तांबे के धातु का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण काल डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ऐप ज्ञान सागर ऐप पूरा पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड हो गया है। एसके दुमका का सारा पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड हो गया है, सारा का सारा। ठीक है, 7 पेपर का 60 रुपया है पास का दाम। अगर आप एक खरीद लेते हैं तो 7 पेपर मिलेगा। सेमेस्टर 2 का सब पेपर फ्री, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 साल तक जितना पेपर पढ़ाई होगा आपका सब फ्री हो जाएगा सिर्फ 60 रुपया में। कैसे इंस्टॉल करना है चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, होगा यहाँ पे तब तो देखते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तो आएगी आएगी जल्दी आएगी। तो यहाँ पे शायद नहीं मिल रहा है ना, नहीं है। देखिए ज्ञान सागर ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख लेता हूँ पीडीएफ अगर होगा तो। नहीं है पीडीएफ यहाँ पे। अच्छा, ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल देखते हैं। ऐप के बाहर नहीं नहीं, चलिए छोड़िए, चलिए आते हैं डायरेक्टली। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिएगा और एसकेएमयू दुमका का पास ले लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ बताया मैंने डिटेल में, और क्या बोलते हैं अलग से वीडियो भी डाला था। ठीक है, इसके एंड स्क्रीन में दे दूंगा। आपको मालूम है जो मेजर पेपर है हिस्ट्री मेजर पेपर, वही सेम सिलेबस आपका एससी पेपर हिस्ट्री का भी है। ठीक है, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक, और यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ की जो सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। शहर, यहाँ की नलियां ढकी हुई थी, घरों में 2 तल्ला घर हुआ करता था। जुड़ाई जो होता था इनका ईंट से जुड़ाई किया जाता था और चूना को सीमेंट की तरह जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 2 तल्ला मकान था, घरों में बाथरूम हुआ करता था। और क्या बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे पुरातात्विक अभिलेख मिले। पुरातात्विक अभिलेख मतलब जिसको छू कर पता किया जा सकता है। तो एक मिला है मूर्ति पुरोहित जी का, ठीक, जिसको दाढ़ी है, यानी कि इससे यह पता लगता है कि उस जमाने के लोग दाढ़ी रखा करते थे। ठीक है, सिक्के मिले हैं, मनके मिले हैं और गहना वगैरह मिला है। यहाँ के लोग पशुपति की पूजा क्या करते थे, ठीक, प्रकृति की पूजा क्या करते थे। इसके साथ ही यहाँ के लोग क्या करते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक, और विदेशों से ये व्यापार भी क्या करते थे, क्योंकि बहुत सारे चीजें मिली हैं जो इसको इंडिकेट करती हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको पूरी तरह से। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता? अगर हड़प्पा सभ्यता थी तो फिर विनाश कैसे हो गया? देखिए हड़प्पा सभ्यता का कोई एक रीजन नहीं है का खत्म होने का, बहुत सारा रीजन है। कोई बोलता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई बोलता है भूकंप आ गया, कोई बोलता है ब्रह्म राक्षस ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो कोई बोलता है बाढ़ आ गया। अनेक कारण अलग अलग लोग बताते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कारण जो भी हो खत्म हो गया, बस इतना जान लीजिए। वैदिक कालीन समाज का विस्तार से बताना है कि वैदिक काल में समाज कैसा था। तो वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और
इसमें बांटा गया है। उस समय लोग क्या करते थे, तो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता के वंशज को मानते थे। ठीक। उसके अलावा आप बता दीजिएगा कि समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समाज में महिलाओं की भी स्थिति अच्छी खासी थी, महिलाएं भी पढ़ती थी। ठीक। उस जमाने में गार्गी नाम की एक बहुत विद्वान महिला थी, गार्गी। ठीक है, आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम में पढ़ना होगा। फिर बता दीजिएगा कि पशुपालन क्या करते थे लोग और खेती क्या करते थे। वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में था, गायों को मान्यता दिया जाता था। ठीक है, जो जितना गाय रखेगा उतने लोगों को उसका ज्यादा स्वामित्व तो प्राप्त होता था। वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में बताइएगा कि उस समय में लोग इंद्र भगवान को पूजा करते थे, अग्निदेव को पूजा करते थे, वरुण देव को पूजा करते थे, सूर्य देव को पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है जैन धर्म। जैन धर्म का उदय कैसे होता है, देखिए मैं बता देता हूं एक चीज। 3 गो जो धर्म है ना, वो तीनों धर्मों को हिंदू धर्म का पार्ट माना जाता है। कौन कौन धर्म, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और सिख धर्म हो गया। इन 3 धर्म को हिंदू धर्म का ही अंग माना गया है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आधार पे इन तीनों धर्मों को मूल किसको माना जाता है, तो इन तीनों धर्म का मूल हिंदू धर्म को माना जाता है। ठीक है। आज पूरा का पूरा देखिए जैन हिंदू सॉरी बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आज पूरा का पूरा चाइना, जापान में और श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैल गया है। ठीक है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा लोग मानने वाले ईसाई धर्म, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं अंग्रेज लोग, ईसाई, क्रिश्चियनिटी। ठीक है। ईसाई धर्म, भारत में ईसाई धर्म का फैलाना अंग्रेज लोगों ने ही शुरू किया था। भारत में जितने भी ईसाई हैं वो मूल रूप से भारतीय हैं, या तो कोई सी भी धर्म के हो, मूल रूप से वो या तो इस्लाम थे या फिर हिंदू थे। ठीक है। वो बाद में ईसाई बन गए हैं अंग्रेजों के कहने पे। सॉरी अगर आप में से कोई होंगे, तो अगर आप में से कोई ईसाई है तो आप मूल रूप से या तो हिंदू हैं या इस्लाम है या फिर संथाल है, 3 में से कोई एक होंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कोई दूसरे धर्म के होंगे, लेकिन भारत में ईसाई नहीं थे। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा धर्म है विश्व का दूसरा धर्म, कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म, इस्लाम। ठीक है। इस्लाम, वालेकुम वालेकुम सलाम या इस्लाम। तीसरा धर्म है विश्व का हिंदू धर्म, तीसरा। ठीक है। चौथा धर्म है विश्व का बौद्ध धर्म। चलिए इसको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, इतना ही पढ़ लीजिए। जैन धर्म के बारे में आपको मालूम है। ठीक। जैन धर्म महावीर स्वामी की एक बेटी भी होती है। ठीक। और फिर उसका जमाई भी होता है। जैन धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म में आगे चल के पढ़िएगा 5 गो नैतिकता है यहाँ पे। ठीक। कि आपको चोरी नहीं करना है, सामान इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है, अहिंसा नहीं करना है। चलिए ये सब पढ़ना होगा अभी आपको आगे चल के, ब्रह्मचर्य पालन करना है। बौद्ध धर्म के उदय और शिक्षाओं के बारे में बताना है। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने शुरुआत किया। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता के नाम महामाया। ठीक। इसकी माँ बचपन में ही मर जाती है, इसकी मौसी पालती है। ठीक। और क्या नाम है यार, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है। 29 साल की उम्र में ये घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। ठीक। गृह त्याग करके 12 साल भटकते हैं जंगल जंगल में। फिर बोध गया, जिसको आप अभी बिहार में है, ठीक है, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनका एनलाइटमेंट होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत लंबा कहानी है, मैं चाहूंगा तो बौद्ध धर्म के ऊपर 1 घंटा का प्रवचन दे सकता हूँ आपको। बुद्ध ये कहते हैं कि आप मध्यम मार्ग में चलिए, ना तो बहुत ज्यादा खाना खाइए ना ही बहुत कम खाना खाइए, ना तो बहुत ज्यादा सोइए ना ही बहुत कम सोइए। ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा शरीफ बनिए ना ही बहुत ज्यादा बेईमान बनिए, बीच का रहिए। ठीक है। समझ रहे ना, मध्यम मार्ग को बौद्ध धर्म में दिया गया है दर्जा। मैं भी बौद्ध धर्म को मानता हूँ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अशोक धम्म की नीति का विस्तार से वर्णन किया। ठीक है। आपको मालूम है चंद्रगुप्त सॉरी अशोक जो है बौद्ध धर्म मानते थे। ठीक। अशोक भी बौद्ध धर्म मानते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने खुद क्या किए, तो अपना बेटा और बेटी को विदेश भेजा। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उत्तर मौर्य काल में इंडो ग्रीक, कुषाण और सातवाहन साम्राज्य के बारे में बताना है। कुषाण वंश के सबसे या प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, सिमुक, सिमुक। ठीक है। और एक थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी।
सातवाहन लोग अपने नाम से पहले अपने माताओं का नाम का प्रयोग क्या करते थे? ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सब यहाँ पे दिया गया है और ऐप में सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के उदय और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम के शासन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से किस प्रकार धनानंद को, नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को मार देते हैं, धनानंद अपने पिता महापद्म नंद को मार देते हैं। धनानंद मूल रूप से एक नाई होता है और अपने पास एक उस्तरा रखता है, उस्तरा जिससे दाढ़ी छीलते हैं, ठीक है। वो उस्तरा से क्या करता है, अपने बाप को मार देता है गद्दी के लिए, धनानंद। फिर धनानंद को चाणक्य बोलता है कि देखिए महाराज, ग्रीक लोग आ रहे हैं, ठीक है, और इन लोग हमारे भारत में अटैक करने आ रहा है। तो बोल रहा है कि तुम ज्ञान देने आया पंडित है। उसको चोटी पकड़ के वो जानता है कि बस, मतलब गाली तो नहीं बोल सकते हैं, सॉरी मेरा मुंह से निकल जाता है, ठीक है। बोलता है बीडीएस के, तुम हमको बोल रहा है, मैं तुम्हारा साम्राज्य उखाड़ के फेंक दूंगा, ठीक है। और चोटी बांध लेता है चाणक्य, ठीक है। चोटी बांधने के बाद क्या करता है चाणक्य, चल जाता है, ठीक है। जाते जाते उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है, आपको मालूम है, पूरा कहानी पढ़े होंगे, ये मिल जाता है, ठीक है। क्या नाम है उसका, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो एक गुलाम था। बाद में चाणक्य उस गुलाम से उसको मुक्ति दिलाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में, और तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाते हैं पढ़ाने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है, हालांकि पूरा तरह से चौपट हो गया है अभी, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पे चाणक्य प्रोफेसर थे और चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं पे पढ़ने ले जाते हैं। चलिए हम बैलगाड़ी से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बताना है, विजय एवं उपलब्धियों के बारे में बताना है समुद्रगुप्त, ठीक। सॉरी मैं थक गया था, वही। नेक्स्ट आता है, गुप्त काल की प्रशासनिक एवं कला अस्तित्व के बारे में बताइए। गुप्त काल क्या है, किस तरह से डेवलप हुआ, इसमें क्या क्या बनाए गए उस समय में, ठीक है। कौन कौन गुफाएं बनाए गए, कौन कौन से मंदिर बनाए गए, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पूछा गया, हर्षवर्धन कौन था, ठीक। हर्षवर्धन ने क्या किया, और इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज थी, ठीक है। हर्ष ने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, और वे कुशल प्रशासक भी थे और साहित्य के प्रेमी भी थे, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं और प्रयोग में धार्मिक सभाओं का आयोजन भी करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है उनके दरबार में आए थे, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये जो है नाटक है, कुछ अभी भी किताब है इनका, मिल जाएगा ये सब तीनों नाटक का, ठीक है। लिखे हुए हैं, स्वयं लिखे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं आर्थिक जीवन के बारे में पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो नगर योजना बहुत सुव्यवस्थित थी, गली को ढक के रखा गया था ताकि यथी ना फैले, कचरा ना फैले, दुर्गंध ना फैले। दुर्ग जो बनाए गए थे, किले, ताकि लोग इस पे अटैक ना कर सके, ठीक है। और बता दीजिएगा, यहाँ पे नहाने के लिए वॉशरूम भी था, स्नानागार जिसको बोलते हैं, गुसल खाना। जल निकास, ड्रेन सिस्टम अच्छा था इनका, ठीक है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, और पूरी तरह से एक बोलते हैं ना कि सिविलाइज्ड सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा खासा बनाया हुआ शहर, वो शहर था। कृषि उत्पादन अच्छी थी, व्यापार, और इसके साथ ही यहाँ पे गेहूं, जौ, तिल, कपास की खेती की जाती थी, ठीक। व्यापार क्या करते थे ये अच्छे मात्रा में, विदेशी व्यापार क्या करते थे, शिल्प और उद्योग भी थे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे, इस तरह से बता दीजिएगा। अब आता है मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कर, मौर्य प्रशासन के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अरे यार लाइन कट गया, चलिए कोई बात नहीं, कितना बज गया, 11। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से टैक्स लिया करते थे, किस तरह से अपना शासन को संभालते थे, इसमें आपको पूछा गया है। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताइएगा, फिर प्रांतीय प्रशासन के बारे में आपको बताना है, ठीक। फिर आपको राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है कि किस तरह से ये टैक्स इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। फिर गुप्तचर, इनका गुप्तचर तंत्र किस तरह से काम किया करता था, इसके बारे में बताना है, ओके। नेक्स्ट, न्याय और दंड के बारे में बताना है। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताइएगा, और लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है,
क्या गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? एक शब्द में आंसर बताऊं, क्योंकि गुप्त काल में जितना डेवलप भारत किया उतना किसी काल में किसी भी राजा के समय में नहीं किया था। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त काल के समय भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, न केवल लोग खुश थे बल्कि बहुत सारे चीजों को बनाया गया था उनके समय में, बहुत सारे मंदिर बनाए गए। ठीक है, साहित्य का उत्कर्ष हुआ उसी साल में। आपने नाम सुना होगा मेघदूत, मेघदूत का नाम सुना है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कालिदास प्रसिद्ध थे उसी उसी समय में। ये भी वान भट्ट, हर्षचरित्र, विष्णु शर्मा का आपने नाम सुना होगा। ठीक, वान भट्ट, कादम्बरी, ये सब उसी समय लिखा गया है। इवन आपने जो आर्यभट्ट का नाम सुना है जिसने जीरो की खोज की, ठीक है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तो ये आर्यभट्ट भी उसी समय के थे। महर्षि चरक का नाम सुना होगा आपने, जो आयुर्वेद के जनक में से एक कहे जाते हैं, चरक। ठीक है, ये चरक चिकित्सक भी इसी समय के हैं। तो बोलिए भाई क्यों नहीं होगा? बरामीर हो गया, खगोल शास्त्री, ठीक है, चिकित्सा, धातु विज्ञान, सब इसी काल में डेवलप हुआ। ठीक है, इसके अलावा कई मंदिर बनाए गए यहाँ पे, जैसे कि चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा उन्नति की। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ये सब लिख दीजिएगा। महाजनपदों के उदय एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में बताना है। महाजनपद का उदय कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का कैसे उत्पन्न हुआ, और 16 को महाजनपद था, सबसे बड़ा था मगध। मगध क्यों इतना बड़ा था भाई? तो महाजनपद तो कई थे लेकिन मगध सबसे खास था, क्योंकि मगध यानी कि वर्तमान बिहार, झारखंड, इसके पास क्या था? जंगल था। इसके पास क्या था? लोहा था। हमारे यहाँ पे खनिज है वो लोहा। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या था? हाथी था, यानी कि गज सेना था इनके पास। ये बेच करके इससे बहुत ज्यादा धन और मुनाफा कमाते थे। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा इसके पास एक से एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, अजात शत्रु, बिंबिसार, ठीक, मगध साम्राज्य के थे। हालांकि अपने बाप को ही मार के ये लोग गद्दी पे बैठ जाते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। ठीक है, और कौन कौन सी कमियां थी हर्षवर्धन की, यह भी आपको बतानी है। राजनीतिक उपलब्धियां, फिर आपको बताना है धार्मिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि, प्रशासनिक उपलब्धि। ठीक है, सीमाएं क्या क्या है, इस तरह से आपको कंप्लीट बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरा का पूरा नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद आपका एमडीसी पेपर जो भी होगा डाल दिए हैं। मैथ का केवल थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैथ का भी डाल दिए, लेकिन मैथ वालों को दिक्कत होगा। मैथ वाले प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो अपलोड है। और जनरल स्टडी का डाल दूंगा कल, कल शायद एलपीयू का डालूंगा, हाँ फिर भी डाल दूंगा रात को। ठीक है, जनरल स्टडी का। चलिए, थैंक यू, बाय, जोहार।